हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है यूजीसी नेट के लिए। सो हमने अपनी यूनिट स्टार्ट की हुई है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें हम टॉपिक कैपिटल मार्केट कर रहे थे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग। मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया था। अब जो मेन चीज़ आती है, देखो जो कैपिटल मार्केट है वो लिंक है। अब लिंक किसके बीच में? सेवर्स और इन्वेस्टर्स। एक तरफ आपके होते हैं सेवर्स, जिन बंदों ने पैसा अपने पास सेव किया हुआ है। दूसरी तरफ होते हैं इन्वेस्टर, जो बंदे पैसा मार्केट में लगाते हैं, रिटर्न उनको मिलती है। अब देखो, अगर आप अपना पैसा आइडल है उसकी सेविंग की फॉर्म में अपने पास रखे जाओगे, यानी वो लीकेज है इकोनॉमी से, यानी इन शॉर्ट वो पैसा मार्केट से बाहर आ रहा है, वो अपनी मनी सप्लाई के सर्कल से बाहर आ रहा है। सो उससे ना इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा। सो अगर आप इनकरेज करोगे इन सेवर्स को कि वो मार्केट में अपना पैसा डालें, सो इंजेक्शंस होंगी इकोनॉमी में। जो मनी सप्लाई का सर्कल है, जो सर्कुलर फ्लो है मनी का, वो चलता रहेगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। सो ये कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एम है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो कैपिटल मार्केट है वो एज अ लिंक सर्व करती है सेवर्स और उन एंटिटीज में जिनको कैपिटल चाहिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। देखो, अगर मान के चलो दोनों ही बंदे कैपिटल मार्केट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेवर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिन एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है उनको पैसा चाहिए, उनको उनका पैसा मिलेगा। सो इन शॉर्ट एक तीर से दो निशाने लगेंगे, दोनों का ही फायदा होगा। अब सेवर्स में आपके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इवन गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, जो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स पड़े हैं, वो उनको अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। और जो एंटिटीज हैं जो भाई अब कैपिटल मार्केट से थ्रू पैसा उठा रहे हैं, ये कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज भी हो सकते हैं, इनको कैपिटल मिलती है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स में सेवर्स पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को ये एंटिटीज और कॉर्पोरेशंस इशू कर रही हैं। ठीक है, अब ये इशू करेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। सो ये ना एक तरीके से सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, सो जो ये लिंक है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि जो आपके आइडल फंड्स पड़े हैं, अब वो आइडल हैं, आपको वो कौन सा कोई बेनिफिट दे रहे हो, आप उनको ना अच्छी एक्टिविटीज में, प्रोडक्टिव में लगा सको, जहां पे उसके आपसे एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, दूसरा आपको भी रिटर्न मिले। यानी देखो, खाली पैसा आपने अगर घर में लॉकर में रखा है तो वो आपको क्या देगा? अगर आप उसको मार्केट में लगाओगे, अगर आप 10 लाख लगा रहे हो तो माइट भी वो 12 लाख बन के आपको वापस मिले। सो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, सो इससे एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी और जीआईसी, जिनका प्राइम रोल है इंडियन इकोनॉमी में। देखो, जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया में, इसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होगी, जनरल इंश्योरेंस होगी, और इवन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती है। अगर मैं आपको एक बार ऊपर से बता देता हूँ, एलआईसी यानी लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी बेसिकली जो ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो इनके द्वारा हैंडल की जाती हैं। ये आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं सारे। और जो आपकी जीआईसी, जो आपकी जनरल इंश्योरेंस, जैसे आपकी मोटर व्हीकल, हाउस इंश्योरेंस होगी, आपकी किसी भी प्रोडक्ट की इंश्योरेंस होगी। अब जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आईआरडीएआई है, ये पूरी इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। जैसे सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, जो आपका आईआरडीएआई है, ये आपका इंश्योरेंस सेक्टर को, देखो, हर चीज बिना रूल्स और रेगुलेशंस के गलत चीजों में ही रिजल्ट करेगी। सो हर चीज के रूल्स और रेगुलेशंस होने जरूरी है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट इंश्योरेंस कंपनीज बताऊं इंडिया में, तो आपकी एलआईसी होगी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस होगी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस आ गई। ये तो मैंने एक दो एग्जांपल्स बता दी है। अगर आपकी नॉलेज अप टू डेट है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आपको एग्जैक्ट प्रेजेंट की कंपनीज अच्छे से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है म्यूचुअल फंड्स का। देखो, म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो मनी को पूल कर लेते हैं इन्वेस्टर से और उसको इन्वेस्ट करते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज का। बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आप एक कंपनी में पैसा लगाओगे, अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में म्यूचुअल फंड का मतलब बताऊं, तो अगर आप एक कंपनी में पैसा लगाओगे, जो वो रिटर्न देगी वो ही आपकी फाइनल रिटर्न है।
माइट भी वो कंपनी डूब सकती है, आपको रिस्क फेस करना पड़ सकता है, आपको लॉस हो सकता है। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का रोल बहुत अच्छा है। आप क्या करते हो, आप अपना सारा देखो, म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो अलग अलग बंदों से, अलग अलग इन्वेस्टर से उनका पैसा ले लेते हैं, ठीक है। वो अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं, वो उस पैसे को इकट्ठा करके एक पूल बना लेते हैं, मतलब मोटा अमाउंट बन जाता है। फिर वो अपना एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनल नॉलेज को यूज करके उस पैसे को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब अलग, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपनीज की होती है, जिसमें रिस्क सबसे मिनिमाइज किया जाता है और मेन प्रॉफिट होता है कि अब मेन आपका मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। इसमें आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सब कुछ आ जाता है। इन शॉर्ट जो आपके म्यूचुअल फंड्स है ना, ये कहीं ना कहीं जो आपके रिटेल इन्वेस्टर यानी जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो यानी मान के चलो जो आप लोगों, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप पार्टिसिपेट कर पाओ फाइनेंशियल मार्केट्स में। अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स में जो आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके बिहाफ के, वो प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है। सो आपको, यानी सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो आप नौसिखे हो, अगर प्रोफेशनल के थ्रू जा रहे हो तो आप वहाँ के किंग हो, ठीक है। सो जो मेजर म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया में HDFC म्यूचुअल फंड, SBI का हो गया, रिलायंस का हो गया, ये एग्जाम्पल्स मेन है, बाकी आप देख लेना, नेट पे चेक कर लो, बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आगे आते हैं पेंशन फंड। देखो ध्यान से समझो, ये थोड़ा पॉइंट डिफरेंट है। जो आपका नेशनल पेंशन सिस्टम NPSI, ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है इंडिया में। देखो जैसे तो देखो, जो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको तो पेंशन वैसे मिल जाती है, चलो अब कई स्टेट्स में बंद हो गई है, न्यू आपके जो रिक्रूटीज हैं उनको नहीं मिलती। बट अगर हम कॉमन कॉन्सेप्ट, एक कॉमन बेस बना के चलें तो देखो, जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनकी लाइफ भर पेंशन मिलती है आफ्टर द रिटायरमेंट। इवन उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ को भी मिलती है। अब जो बंदे नहीं है गवर्नमेंट जॉब पे, जो प्राइवेट सेक्टर में, अगर वो पेंशन चलाना अपने, उनको भी पेंशन है, देखो प्राइवेट सेक्टर पेंशन नहीं देता, सो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम जब वो अर्न कर रहे हैं 60 ईयर्स की एज के पहले पहले वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उनको एन्युटी प्लान्स के थ्रू उनकी पेंशन अपने प्राइवेट सेक्टर बना के देगा, यानी इंस्टीट्यूट्स बना के देंगे। सो ये इन शॉर्ट, ये ना आपका जो NPSI नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है इंडिविजुअल्स को जो पब्लिक और इवन प्राइवेट सेक्टर में इंडल्ज है। देखो नो डाउट आपका जो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे पेंशन मिलती है, बट कई जगह पे अब जैसा नहीं मिल रही, वो क्या करे, सो वो भी NPS के सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। अब जो इसके लिए जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, जो रेगुलेट करती है और ध्यान से देखती है जो पेंशन फंड्स की इंडिया में फंक्शनिंग हो रही है, मतलब वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में तो नहीं इंडल्ज कर रहे। नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज का। RBI में आपको समझा चुका हूँ, RBI को छोड़ के बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सिस्टम के डिफरेंट सेगमेंट्स में अलग अलग आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। उनमें से अगर एक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI, वो भी मैं जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके अलावा पेंशन फंड की, यानी आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ठीक है। बाकी आगे हम इनको और डिटेल में कर लेंगे, और वैसे इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, IRDA से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आपका कैपिटल मार्केट से ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। देखो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें और एक्सेस कर पाए बैंकिंग सर्विसेज। यानी कहने का मतलब क्या, देखो उन्होंने ट्राई किया, गवर्नमेंट पूरे अपने हाई लेवल पे ट्राई कर रही है कि बैंकिंग सर्विसेज हर बंदे को इंडिया में मिल सके। यानी कोई भी बंदा ये ना कह पाए कि भाई हमें एक्सेस ही नहीं है बैंकिंग सर्विसेज का। यानी उन्होंने रूरल और अर्बन का डिफरेंस खत्म करने की ट्राई किया। यानी मतलब इन शॉर्ट कह लो, जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, इवन रूरल से बैकवर्ड एरियाज में अगर बंदे बैंक में आएंगे उतना पैसा बैंक में आएगा। यानी वो पैसा इन दी शॉर्ट मनी सप्लाई के सर्कुलर फ्लो में आएगा, इंजेक्शंस होंगे एट द एंड, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, ठीक है। सो अगर इनमें आपको मैं कुछ इनिशिएटिव्स बताऊं तो लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स होगी, और इवन जो आपका UPI है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसको आप गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, फोन पे, ये सारे आपके UPI प्लेटफॉर्म्स हैं। सो बेस्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अगर आप चेक करो कि अगर आप हर इंडिया में तीसरा बंदा UPI को यूज कर रहा है,
सो यूपीआई इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। सो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, इंडिया अपना ग्रोथ के पाथ पे चल रहा है। ठीक है, एक ना इसमें पेपर में क्वेश्चन आया था, वो देखो वो क्या कह रहे थे, देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ नीड टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन टू इंप्रूव एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क शेयरिंग। देखो अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हो तो गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी उसके बीच में इंक्लूड करो। इससे क्या होगा, अगर आप दोनों पब्लिक प्राइवेट मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी चीज़ों की, रिस्क शेयरिंग होगी, अकाउंटेबिलिटी आप अच्छे से सेट कर पाओगे। अगर मैं ना एक और क्वेश्चन आया था, वो जो आपका ना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इंडिया का, उसमें जो पैरामीटर्स टिपिकली आते हैं ना, सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी एंड यूज़। अब जो ये पैरामीटर है ये मेजर करता है अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल सर्विसेज की एंड प्रोडक्ट्स की बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। सिंपल वे में बताता हूँ, जितने हमारी इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हैं, क्या उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं? अगर उनके पास अवेलेबल हैं तो वे क्या वो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको आइडल तो नहीं रखा। दैट ये सबसे पहला हमारा पैरामीटर है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का, जो हमें मेजर करके बताता है। यानी हमें ये पता चलता है कि किस एक्सटेंट का, किस हद तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल हैं और यूटिलाइज की जा रही हैं हमारी पॉपुलेशन के द्वारा। सेकेंड आता है ईज ऑफ यूज। अब जो ये पैरामीटर है इसका मेन फोकस है कि क्या आप ईज से जो आपके इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब कहने का, देखो अगर आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, नो डाउट ठीक है, अच्छी बात है अवेलेबल है, बट क्या वो डिफिकल्ट तो नहीं है यूज़ करना, वो सिंपल है ना, ईजीनेस से इसको यूज़ किया जाता है ना, ये सेकेंड पैरामीटर है। सो इसमें वो लाइक फैक्टर्स आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स की, कितने डिजिटल चैनल्स अवेलेबल हैं, क्या आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिंपल है या डिफिकल्ट है, ये सब कुछ इसके पीछे आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जो ये पैरामीटर है ये इवैल्यूएट करता है इफेक्टिवनेस क्या है और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स का। देखो नो डाउट आप बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स उठा रहे हो, बट वो क्या इनिशिएटिव्स आपके सक्सेस में है, फ्लॉप हो रहे हैं, या कुछ आपको रिजल्ट मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें हमें ये पैरामीटर बताता है। यानी ये असेस करेगा कि किस हद तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो जितने भी आपके इंडिविजुअल और बिजनेसेस की नीड्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, कितने लेवल पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, सो ये चीज़ें आप याद रखेगा। इन शॉर्ट जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में डे टू डे एडवांसेस आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन जो आपके, आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स चेंज होते हैं। सो इन शॉर्ट ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, आपकी जो सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करना, आपकी कैपिटल एलोकेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की उसको फोस्टर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, देखो ध्यान से लाइन सुनो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस वेरियस टूल्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस मॉनेटरी कंडीशंस इन द इकोनॉमी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो आरबीआई बीइंग द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, उसके हाथ में पूरी पावर है, उसने पूरी मनी सप्लाई को इंडियन इकोनॉमी में कंट्रोल करना है। देखो अब वो बोल के तो कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं जिनका यूज़ करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इंडियन इकोनॉमी में। अब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टूल्स बताऊं, एक तो है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। ठीक है, देखो जो पहले कैश रिजर्व रेशियोज को करते हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो इसका मतलब है कि कुछ पोर्शन अपने के जो टोटल डिपॉजिट बैंक्स के पास हो रहे हैं पब्लिक के द्वारा, उनको उसका कुछ पोर्शन आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखना पड़ता है। मान के चलो सिंपल, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर मान लो आरबीआई ने कह दिया कि भाई जितने, हर बैंक को उन्होंने इंटीमेट कर दिया, खास करके नेशनलाइज्ड बैंक्स को, वैसे हर बैंक पे ही एप्लीकेबल है, उन्होंने कह दिया देखो अगर आपके पास जितनी भी पब्लिक आपके पास डिपॉजिट कर रही है उसका 10% आपको हमारे पास रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व। दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, CRR। अब वो क्या करते हैं, देखो अगर तो उन्होंने मनी सप्लाई को बढ़ाना है, देखो आपको ये चीज़ तो पक्का अच्छे से पता है ना, बहुत +1 +2 में आपने पढ़ेगा कि जो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है डिपॉजिट्स के। अगर मैं आपको मोटा मोटा बनाऊँ तो अगर 10 लाख के डिपॉजिट है तो कम से कम बैंक 100 लाख का लोन क्रिएट करेगा। अब जो ये डिफरेंस होता है यही बैंक्स की इनकम होती है। अब इस डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं जो आरबीआई यूज करता है। देखो अगर तो उन्होंने, आरबीआई ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है, वो चाहते हैं कि बैंक भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना लोन्स इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, इन द फॉर्म मतलब
इन द फॉर्म ऑफ लोन्स मनी को इशू करें, लोगों को क्रेडिट को इशू करें, तो वो CRR तो और बढ़ा देंगे, यानी वो ज़्यादा रेट उसको 10 से 20% 30% कर देंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो ईजीनेस लाना चाहते हैं कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग हो, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की बढ़े, ज़्यादा के ज़्यादा लोगों के पास पैसा जाए, तो वो CRR को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से CRR काम करता है, यानी वो RBI CRR को चेंज करके लिक्विडिटी बैंक्स के पास उसको कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। सेम चीज़ है SLR, यानी जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इसका मतलब है कि बैंक के पास जितने भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है उसका कुछ पोर्शन, यानी इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिक्योर लिक्विडिटी एसेट्स, ये सिल्वर हो गया, एज आ रिजर्व बैंक अपना RBI के पास रखना पड़ता है। सो उन्होंने अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो उसको SLR को रिड्यूस कर देंगे, अगर उन्होंने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रिड्यूस, अगर मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो वो SLR को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इजी पॉइंट्स हैं, ये तो आपको पता ही है। इसमें ना खास करके कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। सो इन शॉर्ट जो ये आपकी बैंक्स की लेंडिंग पावर है ना, SLR उस पर इम्पैक्ट डालता है। अब ना ये कुछ चीज़ें आती है, एक ना क्वेश्चन में ना आपको ना क्वेश्चन आया था, मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए थे, वो कह रहे थे आप इसकी डिस्क्रिप्शन बताओ। देखो जो NPA होते हैं ये वो लोन्स और एडवांसेस हैं जो 90 दिन से ज़्यादा तक हो गया बट अभी तक इनको रीपे नहीं किया गया। जो SLR है ये आपकी परसेंटेज है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ की, जो आप बैंक ने अपनी इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स RBI के पास रखना है। ठीक है, जो रेपो रेट है ये वो रेट है जिसपे RBI मनी कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है। यानी देखो अब अगर RBI से कमर्शियल बैंक कोई भी RBI से पैसा उठा रहा है तो RBI उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो फ्री में थोड़ी पैसा देगा। सो जो रेट पे वो देता है दैट इज कॉल्ड दी रेपो रेट। अब जो CRR है ये वो परसेंटेज है डिपॉजिट्स की जो कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखती पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, आगे ये लाइन आप देख लो, पढ़ लो, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रिड्यूस करेगा कैश रिजर्व रेशियो से, इसके कारण जो उनकी लैंडेबल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस बात है। सो मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये मनी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी अप्रोच फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। उन पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में बताओ। देखो आपको जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है आप उसको बड़े तरीकों से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्या मेन अप्रोचेस हैं, क्या आपके नज़रिए हैं। सबसे पहले आता है आप इसको इंस्टीट्यूशंस की फॉर्म में स्टडी कर सकते हो। देखो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गई, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे SEBI हो गया, RBI हो गया। सो ये सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, कैपिटल को मोबिलाइज करते हैं, सेवर से लेके उनको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सो ये हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती हैं मार्केट्स भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो हमारी डिफरेंट मार्केट्स आ जाती हैं जिसमें अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड किया जाता है। इसमें आपकी मनी मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म आपके इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स हो गए, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, इनको डील किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट आ गई, कैपिटल मार्केट यहाँ पे इक्विटी और डिवेंचर्स का डील किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ट्रेड करते हो, कमोडिटी मार्केट यहाँ गोल्ड और सिल्वर के जैसे कमोडिटीज़ के प्राइस तय किए जाते हैं। सो जो ये मार्केट्स हैं ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब ये प्लेटफॉर्म आपको ही नहीं अकेला, देखो इन्वेस्टर्स हो गए, इशूअर्स हो गए, इंटरमीडिएट, सभी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मिलकर आप बाय सेल और ट्रेड कर सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स में। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है हर एक चीज़, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो मार्केट हो, वो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बड़े ज़रूरी हैं। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती रहे, यानी उनके साथ कुछ भेदभाव ना हो, गलत ना हो। सो अगर मैं आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ की बताऊं तो RBI, SEBI, IRDAI हो गया, PFRDA हो गया, ये सारों का काम ही है डिफरेंट सेगमेंट्स जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के उनको अच्छे से देखें और उनको कंट्रोल करें। नेक्स्ट आता है इंटरकनेक्टेडनेस। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट। देखो मान के चलो चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मार्केट है, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी है, कोई भी बंदा मार्केट में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता।
किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी काम के थ्रू, किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है, उनको एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो बैंक्स हैं वो मनी मार्केट के साथ इंटरकनेक्टेड है, कैपिटल मार्केट के साथ है, डेट मार्केट के साथ है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट है उनका भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के साथ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ पूरा लेना देना है। सो इन शॉर्ट पूरा का पूरा ही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। अगर आप एक में इंपैक्ट डालोगे तो दूसरों में भी पड़ेगा। अब ना कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स थी जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। देखो अब पहले तो मतलब सब लोग, पहली चीज क्या है, अब ब्रोकरेज कैन इंडीड बी ईदर फुल सर्विस और डिस्काउंट। जो आपकी ब्रोकरेज होती है वो आपकी फुल सर्विस भी हो सकती है, वो डिस्काउंट भी हो सकता है। देखो जो आपके फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं वो बहुत आपको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आपको रिसर्च के रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। यानी इन शॉर्ट मान के चलो वन प्लेस फॉर एवरी सोल्यूशन। यानी जो आपके फुल सर्विस आपके ब्रोकर्स हैं वो आपको हर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ये आपको केवल लोअर कॉस्ट ट्रेडिंग सर्विसेज जिनमें कुछ छोटे से फीचर्स होते हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब डिस्काउंट भी आप सिंपल ये कह सकते हो, यानी बस आपके बिहाफ पे उन्होंने ट्रेड करना है, या तो बाय कर देंगे या तो सेल कर देंगे, बट दिमाग आपका चलेगा। जो फुल सर्विस होता है दिमाग उनमें हर चीज में आपको एडवाइस मिलती है, हर चीज वो हैंडल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस आर इंडीड इंटीमेटली रिलेटेड बट हैव अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। ऑब्वियस बात है, देखो कहने को तो हम बड़ी बारी कह देते हैं भाई मनी, क्रेडिट और फाइनेंस सेम थिंग है, बट कहीं ना कहीं उनमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं। देखो जो मनी है वो एक मीडियम है एक्सचेंज का, यानी अ यूनिट है जिसको हम अकाउंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या कहते हैं भाई जो आपके पास एक पेपर नोट है दैट इज मनी, यानी वो एक वैल्यू है, जो यूनिट है जो आपको डिटरमाइन करते हैं, उसको आप एक्सचेंज करके चीजें खरीदते हो। अब जो क्रेडिट होता है ये ना एक प्रोविजन है फंड्स की और रिसोर्सेज की बाय वन पार्टी टू अनदर, टिपिकली विद एन ऑब्लिगेशन फॉर रीमेट। जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को पैसा देता है, उसकी मदद करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट। यानी कुछ टाइम बाद दूसरा बंदा उसका पैसा उसको वापस दे देगा। अब जो फाइनेंस है इसमें मनी की मैनेजमेंट, क्रेडिट और इसके अलावा जितने भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं वो सारे इंक्लूडेड है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं फाइनेंस इज अ बिगर टर्म, फिर क्रेडिट आता है और लास्ट में आता है मनी। सो फाइनेंस के अंदर दोनों मनी और क्रेडिट इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन एसेट क्लास व्हिच डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड। ऑब्वियस बात है, देखो जितने आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको एसेट्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हो। वो आपके डेट हो सकते हैं, लोन्स की फॉर्म में जो आपके लोन्स को एक्नॉलेज करें, आपकी इक्विटी जो ओनरशिप की फॉर्म में हो सकता है। अब जो आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें बॉन्ड्स, लोन्स, फिक्स इनकम सिक्योरिटी सब कुछ आ जाता है। और जो आपकी इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें स्टॉक, इक्विटी शेयर, ओनरशिप इंटरेस्ट कंपनी का ये चीजें आ जाती है। देखो ऑल्दो जो ये क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है कि वो इन्वेस्टर्स को कि वो अच्छे से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको चीज़ों की करेक्टरिस्टिक, यानी करेक्टरिस्टिक मतलब उनको हर चीज़ के फीचर जब समझ आ जाएंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि आपने मार्केट में किस तरीके से डील करना है, यानी इन्वेस्टर्स ने पैसा मार्केट में किस तरीके से लगाना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज करते हैं जो आता है डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। देखो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेकिंग लोन्स टू बोरर्स हु हैव अ हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन पेमेंट्स। यानी डिफॉल्ट रिस्क, देखो अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो, ठीक है, उनको लगता है कि बैंक को अगर आपको शक हो जाए कि भाई आप उनका पैसा नहीं टाइम पे मोड़ेंगे तो वो डैम श्योर है आपका लोन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे और लोन आपको देंगे ही नहीं। बट जो ये डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन है ये वो प्रोसेस है जिसमें उन बंदों को लोन दिया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि वो आपका टाइम पे या आपका पैसा कभी मोड़ेंगे, वापस रिटर्न करेंगे ही नहीं। अगर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जो इंटरमीडिएरीज हैं वो सेविंग्स को अट्रैक्ट करते हैं रिस्क अवर सेवर से और उनके फंड्स को यूज़ करते हैं लोन्स प्रोवाइड करने के लिए उन बोरोर्स को जिनका हाई डिफॉल्ट रिस्क है। कहने का मतलब है जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना ये अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, जो बंदे की चाहते हैं कि भाई जिनको ये है कि हमें कोई रिस्क ना फेस करना पड़े उससे ये पैसा उठाएंगे, और जिन बंदों को पूरा यानी इनको श्योरिटी है कि भाई ये बंदा टाइम पे पैसा नहीं मोड़ेगा, ये उनको जानबूझ के हायर इंटरेस्ट रेट पे
लोन प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। सो जो ये इंटरमीडिएशन प्रोसेस है, इसमें आप मैनेज करते हो, मिटिगेट करते हो वो रिस्क जो आपका एसोसिएटेड है with lending to borrowers who may not meet the traditional creditworthiness criteria। ऑब्वियस बात है, यानी आप उन बंदों को सर्व करते हो जिनका सबसे ज़्यादा रिस्क है कि वो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे। बस इसमें मेन चीज़ यही होती है कि जो ये कंपनी से ये काम करती है इनकी इनकम बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरली बात है, उनको देखो नेचुरल बात है, रिस्क ज़्यादा है, बट ये कंपनीज पैसा निकलवा भी लेती हैं। इक्का दुक्का केस होते हैं लाइक 1 to 2% या हाईली 10% जिनसे ये पैसा नहीं निकलवा पाते, बट ऑलमोस्ट ये पैसा निकलवा लेते हैं। बट इनको जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सो करते हैं आज की क्लास फिनिश, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू क्लास। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।